नमस्ते दोस्तों। वक्त का काम तो गुजर जाना है। वक्त तो हमेशा गुजरता ही रहता है। आप कुछ करें या फिर ना करें, लेकिन अच्छा है तो शुक्र करो। मतलब कि अगर आपका वक्त बेहतर चल रहा है, खुशहाल है, तो शुक्रिया अदा करें भगवान का या जिसे भी आप मानते हैं। ठीक है। और अगर वक्त बुरा चल रहा है तो सब्र करें, धैर्य रखें। इसका सिंपली मतलब है कि वक्त के इम्पोर्टेंस को हमेशा से ध्यान दें और ये ना भूलें कि अगर आपका वक्त बेहतर चल रहा है तो शुक्रिया करना ना भूलें। ठीक है। क्योंकि दूसरे को थैंक्स कहने से बहुत ही अच्छा फील होता है। और अगर वक्त बुरा चल रहा है तो पेशेंस रखें, क्योंकि अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त हो, एक निश्चित समय तक ही होता है, वो जरूर परिवर्तित होगा। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 29 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक केसेस फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया चिल्ड्रेन। इसमें कहा जाता है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए होते हैं, उनके लिए सरकार को अपने निवेश की मात्रा है उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो भी प्रारंभिक बचपन होता है वो किसी भी इंसान का आधार होता है। ठीक है। उसी से हम लोग बहुत ही मूलभूत चीजें सीखते हैं, उसी से हमारी मानसिकता का दिशा तय होता है। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो जनसांख्यिकी लाभ, शिक्षा, नौकरी पर देश का ध्यान तो जाता है, परंतु भारत के बच्चों पे, खास के प्राइमरी स्कूल के, उसके आर्थिक निवेश पर भी जाने की आवश्यकता है। उस पर भी सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन किसी तरह प्रारंभिक बचपन की शिक्षा जो है वो दशकों से कम निवेश और कम ध्यान दिया जाता है। हमेशा से देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसे माना जाता है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ उसके माँ की अभी जिम्मेदारी है। ठीक है। सिंपली घर के आसपास जितने भी छोटे स्कूल होते हैं, प्ले स्कूल होते हैं, वहां पे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए, तौर तरीका सीखने के लिए डाला जाता है, वहां एडमिशन कराया जाता है। ठीक है। यहाँ पे वही बात कहा जाता है कि यह परंपरागत रूप से महिलाओं का काम माना जाता है। तो महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार के बढ़ते फोकस के साथ, जिसमें कामकाजी महिलाओं पर महिला एवं बाल विकास और श्रम मंत्रालय ने 30 जनवरी को घोषित किया एक नया सर्वेक्षण। उसी में कहा गया है कि देखभाल कार्य, जो बच्चों को देखभाल करती हैं या फिर प्रारंभिक बचपन को आखिरकार देश चलाने के महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आने वाला भविष्य है वो पूर्णतः जो है इन बच्चों पर ही निर्भर करता है। इसी में आगे कहा जाता है कि प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, उसी को कहा जाता है ECCE, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में निवेश बढ़ाने पर तर्क किया जाए और वहां के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए, जिससे मानव संसाधन जो है वो एक राष्ट्र का आधार है। और प्रारंभिक बचपन जो है, यहाँ देख सकते हैं, जो मानव संसाधन है वो राष्ट्र के विकास का आधार है, वही प्रारंभिक बचपन जो है एक इंसान का आधार है। तो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से भारतीय विकासशील राज्य ने शिक्षा के लिए माता पिता की आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है, धीरे धीरे ही। लेकिन माता पिता जो है अब वर्तमान समय में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। और पहले पहुंच को लक्षित करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर लगभग 100% सकल नामांकन अनुपात को पार कर गया है। ठीक है। लगभग जो है वो ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेट होते हैं वो लगभग 100% है अभी वर्तमान समय में। और अब गुणवत्ता, सीखने के परिणामों को मापने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि अभी तो एनरोलमेंट तो हो जाता है, एडमिशन तो हो जाता है, परंतु वहां पे किस क्वालिटी में एजुकेशन दिए जा रहे हैं, अब उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह भी एहसास है कि भारत के जो युवा शिक्षार्थी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कक्षा 3 के छात्र जो हैं वो मानक 2 का पाठ पढ़ने या बुनियादी घटाव करने में असमर्थ है। तो इसी से देखा जाता है कि जो प्रारंभिक कक्षा के बच्चे होते हैं उनकी गुणवत्ता किस स्तर की है, कि कक्षा 3 में आने के बाद भी कक्षा 2 के बेसिक्स को नहीं जानते हैं, सिंपल जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। तो इसी से संबंधित इस बार अंतरिम बजट जो पेश किया गया है 2024 में, तो कुछ नए नए प्रावधान लाए गए हैं, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ियों के
उन्नयन में तेजी लाना। ठीक है, यहाँ पे आंगनबाड़ियों को अपडेट करने की बात की गई है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसी को आशा कहा जाता है, और सहायकों के लिए आयुष्मान भारत सेवाएं प्रदान करने का वादा किया गया है, जिससे जो इतने तरह के जो आंगनबाड़ी से संबंधित कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित हो सके और बच्चों के विकास में आगे बढ़कर और ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल हो सके। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है आंगनबाड़ी व्यवस्था के बारे में कि हालिया शोध जो है वो केंद्र और राज्यों द्वारा आवंटन और व्यय को बढ़ाने का और कारण प्रदान करता है, जैसे कि मौजूदा सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके अर्ध प्रयोगात्मक प्रभाव मूल्यांकन ने आंगनबाड़ी में भाग लेने वाले बच्चों को दूसरे की तुलना में संज्ञानात्मक और कौशल में सुधार साबित किया है। ठीक है, जितने भी बच्चे जो हैं वो आंगनबाड़ी में जा रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं, उनका कौशल विकास बेहतर हो रहा है, विशेष रूप से लिंग और आय से संबंधित अंतर को यहाँ पे कम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी गर्ल हो या बॉय हो, दोनों चाइल्ड जो है वो समान रूप से बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं, और चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, दोनों बच्चे जो है वो आंगनबाड़ी में समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो 2020 में एक अध्ययन के अनुसार कहा जाता है कि 0 से 3 साल की उम्र तक आंगनबाड़ी प्रणाली के संपर्क में आने वाले जितने भी बच्चे स्कूल की 0.1 से 0.3 ग्रेड और पूरी करते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर साक्ष्य तैयार होता है, लेकिन व्यापक आर्थिक निहितार्थ का अभी तक अध्ययन नहीं हुआ है। मतलब कि व्यक्तिगत स्तर पे ऐसा देखा जाता है कि वहां पे जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है, परंतु अभी भी जो है आर्थिक निहितार्थ का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तो मजबूत ECCE, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहा जाता है, तो इसी के सीधे व्यक्तिगत लाभों से पता चलता है कि जितने भी जीडीपी में संभावित लाभ का अनुपात आवश्यक है, उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है महिलाओं में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, महिलाओं के जीवन काल, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय, उसके बाद बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास, यहाँ तक कि सामाजिक अशांति में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है सकारात्मक प्रभाव पड़े हमारे जीडीपी के ग्रोथ में। ठीक है, अगर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से स्वस्थ रहेगी, उनका शारीरिक रूप से मजबूत रहेगी, तो देश के विकास में वो योगदान करने में सफल होगी, उनके बच्चे भी स्वस्थ होंगे, आने वाला भविष्य भी हमारा जो है वो बेहतर होगा। तो बच्चों के विकास के लिए खास के प्री स्कूल अध्ययन के लिए जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैकमैन ने क्या कहा, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हैकमैन के द्वारा कहा गया है कि जिन बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाला ECCE मतलब कि जो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्राप्त होती है, वे कम हिंसक वयस्क में विकसित होते हैं। ठीक है, आप लोग तो जानते ही हैं कि शिक्षा जो है हमेशा से शांति स्थापित करती है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति शिक्षित होकर ज्यादा से ज्यादा वायलेंस ले आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, शिक्षा हमेशा से हमेशा शांति को चुनती है। ठीक है, और वो विवादों को समाप्त करने का प्रयत्न करता है, जिसके पास भी जितना ज्यादा नॉलेज है वो प्रयास करता है कि कोई भी विवाद हो, कोई भी संघर्ष हो, उसको बातचीत से शांति तरीके से हल किया जा सके। तो यहाँ पे यही नोबेल पुरस्कार विजेता हैकमैन के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया गया है कि जो बच्चे जो है प्राथमिक स्तर पे बहुत बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता प्राप्त करने में सफल रहते हैं, वो आने वाले समय में वो कम हिंसक वयस्क के रूप में विकसित होते हैं। जल्दी विकसित किए गए मजबूत सामाजिक भावनात्मक कौशल के बाद में छात्रों की, ठीक है, जिनके पास जो है मजबूत प्राथमिक शिक्षा मिलती है, उनके छात्रों की जो है वो आत्महत्या को रोकने में भी मदद मिलती है। ठीक है, उस तरह से जो बच्चे बहुत जल्दी आपा नहीं खोते हैं, धैर्य रखते हैं, ठीक है, आत्महत्या जैसे कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, यही बातें यहाँ पे कहा जा रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता हैकमैन, तो इनका जो स्टेटमेंट है इसको कहीं भी कोट किया जा सकता है, हैकमैन नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत में शोध से क्या पता चला, तो प्राथमिक बचपन के विकास के व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर अग्रणी शिक्षाविदों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो व्यवस्थित कठोर शोध भी स्पष्ट आवश्यक है वर्तमान समय में। ठीक है, कि क्या जरूरत है खास के प्रारंभिक बचपन के संबंध में। तो साक्ष्य आधारित नीति तैयार करने से पता चलता है कि प्रारंभिक बचपन क्षेत्र में भौतिक संसाधनों, धन और उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभा के अपर्याप्त आवंटन की अवसर जो है वो लागत को समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लागत बहुत बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है।
तो शिकागो विश्वविद्यालय और येन विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि बचपन में निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर पर लगभग 13% का एनुअल रिटर्न मिलता है। ठीक है, ऐसा जो है वो अमेरिका के संदर्भ में ये सर्वे किया गया है। तो भारत को आंगनबाड़ी प्रणाली सहित प्रारंभिक बचपन की देखभाल के प्रभाव का पता लगाने वाले समान अनुदैर्ध्य अध्ययन, ठीक है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जो है लगातार जो है वो एक स्टडी किया जाता है, उसी को कहा जाता है अनुदैर्ध्य अध्ययन की आवश्यकता है, जो ECCE के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रावधान प्रणाली बनी हुई है। ठीक है, तो देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो इसमें मेनली कहा जाता है अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज एन ऑब्जर्वेशन स्टडी दैट इन्वॉल्व रिपीटेडली एग्जामिन द सेम ऑब्जेक्ट टू डिटेक्ट चेंज दैट में अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लंबे समय की बात की जा रही है। वहीं अगर क्रॉस सेक्शन में जो होता है वो विभिन्न एज ग्रुप्स के लोग इसमें शामिल होते हैं इस सर्वे में। ठीक है, तो ये दोनों में ये विशेष अंतर है और ये जो है वो लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अनुदैर्ध्य अध्ययन एक शोध पद्धति है जिसमें एक निर्दिष्ट अवधि में प्रतिभागी के नमूने से डेटा एकत्र किया जाता है। शोधकर्ता पूरे अध्ययन में एक ही नमूने का पालन करेंगे और नियमित अंतराल पर प्रत्येक व्यक्ति से डेटा एकत्र करेंगे। एक अनुदैर्ध्य अध्ययन जैसे सवालों के जवाब देने में मदद कर सकता है जब लोग अपने जीवन के दौरान आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बचपन में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनके साथ क्या हुआ, इन सभी चीजों को स्टडी किया जाता है। तो क्या कोई विशेष हस्तक्षेप का काम करता है? तो अनुदैर्ध्य अध्ययन का उपयोग अक्सर यह समझने के लिए किया जाता है कि समय के साथ परिवर्तन जो हो रहा है वो व्यक्तिगत परिणामों को कैसे प्रभावित करेगा। अभी हम लोगों ने देखा ना कि नोबेल पुरस्कार विजेता ने क्या कहा कि जो बच्चे जो है जो प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त करते हैं वो कम गुस्सैल होते हैं। ठीक है, वो वायलेंस नहीं करते हैं और आत्महत्या नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी बात यहाँ पे भी की जा रही है। तो इसमें आगे कहा जाता है कि भारत के बच्चों में निवेश का आर्थिक मामला 2024 में पैदा हुए बच्चे जो हैं वो 2047 में लगभग 5 साल हो जाएगा वयस्क हुए, मतलब कि वो 23 साल के हो जाएंगे। सिंपली यही कहा जा रहा है। जो भारत की आजादी का 100वां वर्ष है, इसी के लिए अमृतकाल अभी वर्तमान समय में चल रहा है और विकसित भारत का जो लक्ष्य है कि भारत जो है 2047 तक एक विकसित देश के रूप में उभरेगा। ठीक, तो इसमें सिंपली कहा जाता है कि विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर जो मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, सबसे प्रमुख कार्य जो है वो मानव विकास में जो निवेश है वो उसकी मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। उसी से जो है हम लोग विकासशील से विकसित देश की ओर आगे बढ़ने में सफल हो जाएंगे और यह जितनी जल्दी होगा उतना ही बेहतर होगा। अगर हम चाहते हैं कि भारत की महिलाएं काम करें और भारत के बच्चे आगे बढ़े तो ECCE में निवेश करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसी को कहा जाता है हमारे लिए भविष्य के लिए सबसे अच्छा है कि हम प्रारंभिक स्तर पे जो शिक्षा गुणवत्ता है उसमें सुधार करें, जिससे कि बच्चे बचपन से ही अपने आधार को मजबूत बना सके, अपने मानसिक गुणवत्ता को बेहतर कर सके। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें सिंपली कहा जाता है जो प्री एजुकेशन होता है, ठीक है, प्री स्कूल का एजुकेशन होता है, प्रारंभिक शिक्षा होता है, उसी के विकास के लिए निवेश या फिर बुनियादी ढांचों का विकास किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बचपन में ही हर एक इंसान को एक बेहतर शिक्षा का ज्ञान हो जाए। ठीक है, उनकी मानसिकता का दिशा निर्धारित हो जाए, जिससे वो आगे चलकर जब बड़ा होंगे तो ज्यादा गुस्सैल नहीं होंगे, ज्यादा विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे, वायलेंट नहीं होंगे। ठीक है, या फिर वो आत्महत्या नहीं करेंगे। तो इसलिए ये आर्टिकल महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू गो ऑन स्ट्राइक फ्रॉम मई 1 फॉर OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारी 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तो इसके बारे में भी कुछ चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। लगातार बहुत से जो स्टेट हैं जो ऑलरेडी जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिए हैं। तो रेलवे और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र सरकार के 28 लाख कर्मचारी और राज्य सरकार के लगभग 3 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच काम करने वाले ट्रेड यूनियन और संघों के एक मंच ने 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ठीक है, और वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS नेशनल पेंशन स्कीम के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की यहाँ पे मांग की जा रही है। ठीक है, तो इस मंच में जो मांग की जा रही है, इस मंच की संचालन समिति जो है वो ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम ने सर्वसम्मति से 19 मार्च को संबंधित
प्रशासनों को हड़ताल नोटिस देने का निर्णय लिया। 19 मार्च को ही यहाँ पे प्रशासनों को नोटिस दे दिया जाएगा कि हम लोग हड़ताल पे जाने वाले हैं। तो केंद्र के साथ बातचीत भी विफल हो गई। हड़ताल के आह्वान से पहले रेलवे और विभिन्न विभागों और केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों में हड़ताल के लिए मतदान भी हुआ था और यूनियन का भी दावा किया गया था और उन्हें कर्मचारियों का लगभग 100% समर्थन मिला, जो भी सरकारी कर्मचारी है। तो सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के कामकाज में बाधा डाले बिना विरोध कार्यक्रम आयोजित करके 20 वर्षों तक धैर्यपूर्ण इंतजार किया। 2004 में ही याद रखिएगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था और एनपीएस को शुरू कर दिया गया था। तो सभी सरकारें हमारी मांगों को नजरअंदाज कर रही है और निराशाजनक राष्ट्रीय पेंशन योजना को जारी रखे। दोनों के बीच में हम लोग अंतर भी देख लेंगे, ठीक है। तो सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ठीक है। कई राज्यों ने ओपीएस को ऑलरेडी लागू कर दिया, जैसे कि राजस्थान हो गए, जितने भी कांग्रेस के शासित थे अभी वर्तमान समय में, तो वहां पे भी कांग्रेस हार गई, राजस्थान में भी, ठीक है। तो राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन क्षेत्रों में ऑलरेडी जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है। तो पूर्ववर्तित पेंशन योजना थी क्या, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो था उसके तहत कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर पेंशन मिलती थी, जो अंतिम आहरित वेतन का आधा 50% था। यह योजना जो है वो सेवानिवृत्त जितने भी लोग रिटायर कर जाते थे उसके बाद आजीवन आय का आश्वासन दिया जाता था तथा उन्हें वर्ष में 2 बार जो है महंगाई भत्ता भी दिया जाता था, ठीक है, डियरेंस अलाउंस। इसी में संशोधन का भी लाभ मिलता था। तो भुगतान निर्धारित था और वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अलावा ओपीएस के तहत सामान्य भविष्य निधि का भी प्रावधान था और उसके बाद एनपीएस में जो है वो जीपीएफ हटा दिया गया। तो जीपीएफ भारत में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। मूल रूप से ये सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जीपीएफ में योगदान करने की अनुमति देता है और साथ ही कुल राशि जो रोजगार की अवधि के दौरान जमा होती है वो सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को भुगतान की जाती है। तो पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। अब वर्ष 2004 में इस योजना को बंद कर दी गई थी, ओपीएस को, ठीक है। तो चुनौतियां क्या क्या थी, तो वित्त रहित पेंशन, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए अतिरिक्त पैसे केंद्र के द्वारा नहीं दिए जाते थे, ठीक है, पेंशन के लिए। इसी के लिए जो है ओपीएस को बंद किया गया। तो मुख्य समस्या यह थी कि पेंशन देता वित्त पोषित नहीं थी, अर्थात पेंशन के लिए विशेष रूप से कोई भी कोष नहीं था जो लगातार बढ़े और भुगतान, क्योंकि जो डीए बढ़ता है तो उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। उसी के लिए कहा जाता है कि लगातार बढ़े और भुगतान के लिए उपयोग किया जा सके। तो यहाँ पे कोई भी कोष निश्चित नहीं किया गया था पेंशन के लिए, इसलिए जो है स्टेट गवर्नमेंट इसे बंद कर दी। और भारत सरकार द्वारा बजट में प्रत्येक वर्ष पेंशन का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तो भविष्य में साल दर साल भुगतान करने के तरीके पर कोई भी स्पष्ट योजना अभी तक नहीं थी। तो अस्थिरता क्या थी, तो ओपीएस भी अस्थिर था। हालांकि पेंशन देनदारी बढ़ती रहेगी क्योंकि पेंशनों के लाभ में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होगी, डीए बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मौजूदा कर्मचारियों का वेतन पेंशनरों को इंडेक्सेशन से प्राप्त लाभ या जिसे महंगाई राहत भी कहा जाता है। तो इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से भी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी और दीर्घायु में वृद्धि का अर्थ है विस्तारित भुगतान। जितना लंबा समय तक वो जीवित रहेंगे उतना ज्यादा पेंशन देना पड़ेगा। इससे केंद्र और राज्य सरकार पर पेंशन पर भारी प्रभाव पड़ता था, भारी बोझ पड़ता था, ठीक है। आगे चुनौतियां जो है एनपीएस के लिए क्या है, तो ओपीएस के विपरीत एनपीएस में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ मूल वेतन का 10% जमा करने की आवश्यकता होती है और जीपीएफ का कोई लाभ नहीं मिलता है और पेंशन की राशि भी तय नहीं होती, ठीक है। इस योजना के साथ प्रमुख मुद्दा यह है कि यह बाजार से जुड़ा होता है, जो हमारे स्टॉक मार्केट्स होते हैं उससे जुड़ा होता है तथा रिटर्न आधारित होता है। तो सरल शब्दों में भुगतान जो होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। यही अंतर था एनपीएस में और ओपीएस में। अब इसी समय एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो एनपीएस से संबंधित है, जो 2017 में यूपीएससी के पीटी में आया था। तो निम्नलिखित में से कौन नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल हो सकता है, तो पहला है केवल निवासी भारतीय नागरिक, दूसरा है केवल 21 से 55 वर्ष की आयु के व्यक्ति, तीसरा है अधिसूचना की तारीख के बाद सेवाओं में शामिल होने वाले सभी राज्य सरकारों के कर्मचारी तथा संबंधित राज्य की सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने वाले तारीख के पश्चात सेवा में आए लोग, और डी है सशस्त्र बलों सहित केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा कि अधिसूचना की तारीख के बाद सेवाओं में शामिल होने, जब ये अधिसूचना किया गया कि ओपीएस हटाकर एनपीएस किया जाएगा, उसके बाद से जो शामिल हुए हैं सेवा में सभी राज्य सरकारों के कर्मचारी तथा संबंधित
राज्य की सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए लोग, सभी को जो है एनपीएस में शामिल किया गया। यहाँ पे चौथा इसलिए गलत है कि एनपीएस जो है वो केंद्र सरकार की सेवा के सभी नए कर्मचारी सशस्त्र बलों को छोड़कर, यहाँ पे इसे छोड़कर है, ठीक है। और 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों पर लागू होता है, ठीक है। यहाँ पे एनआरआई को भी एनपीएस में खाता खोलने की अनुमति दे दी गई, इसलिए पहला भी स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा जो है 18 वर्ष से 70 वर्ष तक जो है वो एनपीएस में शामिल हो सकते हैं, और ये सभी नागरिकों के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, जेलीफिश उच्च तापमान वाले पानी के साथ साथ खेतों और सीवेज से पोषण तत्वों के बहाव में जीवित नहीं रहती है। दूसरा जो है, रैबिट फिश इंडो पैसिफिक और रिया सागर की मूल निवासी है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, रैबिट फिश और लायन फिश खाने योग्य नहीं है क्योंकि वे जहरीले होते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक ही कथन जो है वो सही है। तो इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं, जैसे जेलीफिश उच्च तापमान के साथ साथ खेतों और सीवेज से पोषण तत्वों के बहाव के कारण जो है पनप रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसी में आगे कहा जाता है कि अत्यधिक मछली पकड़ने और मछली के आवास के नुकसान का मतलब है कि जेली फिश के पास बहुत कम या कोई शिकारी नहीं है, ठीक है। तो विदेशी प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र पर बड़ा प्रभाव डाल रही है। उदाहरण के लिए इंडो पैसिफिक और रिया सागर की मूल निवासी है, ठीक है। आक्रामक रैबिट फिश समुद्री शैवाल पर भोजन करती है, तो इसलिए ये दूसरा जो है वो सही है, यही मात्रा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और उसके बाद जो है, गर्म होते हुए समुद्र पहले से ही क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों को प्रभावित कर रही है। तो रैबिट फिश और लायन फिश खाने योग्य है, ये ध्यान रखिएगा, ये जहरीले नहीं है, लेकिन अन्य आक्रामक मछलियां नहीं है, कुछ तो जहरीले भी हैं जैसे पफर मछली, इसलिए जो रैबिट फिश है और लायन फिश है ये खाने योग्य है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, ठीक है, मतलब कि एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एलएनजी एक प्राकृतिक गैस है जो तीव्र तापमान के माध्यम से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह लगभग पूरी तरह मीथेन से बना हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है, एलएनजी का एक मुख्य दोष यह है कि इसे जहाजों द्वारा दुनिया भर में आसानी से नहीं ले जाया सकता है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही हो जाएगा इसका? तो इसका भी सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही कथन सही होगा, ये ध्यान दे लेते हैं। तो एलएनजी जो है वो प्राकृतिक गैस है जो लगभग -161 डिग्री -259 फ़ारेनहाइट तक तीव्र शीतलन के माध्यम से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यह तरल गैस मूल आयतन से लगभग 600 गुना छोटी और पानी के वजन का आधा है, ठीक है। तो संपीड़ित जीवाश्म ईंधन जो लगभग पूरी तरह से मीथेन है, यही स्टेटमेंट जो है लगभग पूरी तरह से मीथेन है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट गलत ही होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो ठंडा ज्यादा होता है, तब जो है वो उस समय भी तरलीकृत अवस्था में रहती है, ठीक है। और जहाज द्वारा दुनिया भर में ले जाया जा सकता है, यहाँ पे लिखा गया था ले जाया नहीं जा सकता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट में गलत हो गया। क्लियर हो गया? इसके बारे में और भी कुछ जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे, वो भी लेटेस्ट पैटर्न से, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मैं